सो इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। अब देखो यहाँ पे नॉविक डीबी के लेवल तो मान लो इससे हार्ड नहीं आने वाला, लेकिन जीडी का जो पेपर होगा उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मान लो मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, 50 में से आपको एक क्वेश्चन या मैक्स 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोई बांधने वाली बात नहीं है कि 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन। भाई इतने में से कहाँ आ सकते हैं। हाँ, फार्मूले ज़रूर एक बार सारे के सारे रिवाइव करा दूंगा, उससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। सो वो चीज़ें हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है आपसे 1 से 2। कल मैंने 2 क्वेश्चन आप सभी से पूछे थे एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने उनका आंसर किया था। सभी के क्वेश्चन राइट थे। एक का डेंसिटी वाला, एक का डेंसिटी राइट था, और लास्ट क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट जो था वो मुझे अभी याद नहीं है, बट उसका डेंसिटी राइट आंसर था। ठीक है, और मैंने ऑप्शंस देखे थे आप सभी के, जिन लोग कैंडिडेट ने आंसर कॉमेंट किए थे उनके राइट आंसर थे। मैंने वहाँ पर बता भी दिया है कि किसका राइट और किसका रॉन्ग। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम तापजनक मान होता है वो किसका होता है। हाइड्रोजन का, काठ कोयला का, प्राकृतिक गैस का, या फिर गैसोलीन का। 34 का राइट आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन का। किसका होता है। हाइड्रोजन का जो तापजनक मान होता है, टेम्परेचर मान होता है, वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में। ठीक है, खाना जल्दी पकता है, ये बात आप सभी पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ये मतलब एक लॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि क्वथनांक अधिक होने पर ताप होने लगता है, क्वथन अधिक होने पर ताप होने लगता है, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। जो क्वथनांक होता है आपका वो अधिक टेम्परेचर पर होने लगता है। इसी कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है कंपेरिजन देन अदर्स के। ठीक है, सो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा आप जरूर उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गलत सही जो भी हो बताइएगा। जो समझ में ना है वो आस्क करिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट क्यों होता है। इसे अपोजिट भी पूछा जा सकता है, किससे जलना ज़्यादा कठिन हो सकता है, भाप से या फिर गर्म पानी से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा उबलते जल से, मतलब उबलते जल से जल की अपेक्षा भाप के जलने से अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा, बताओ, भाप की जो गुप्त उष्मा होती है उबलते जल की अपेक्षा में क्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, एक समान होती है, इनमें से कोई नहीं। 36 का क्या होगा, अधिक होती है। सिंपल सी बात है भाई, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जब जलोगे उबलते जल के कंपेरिजन में, तो भाप भाई ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि उसके जो लेटेंट हीट गुप्त उष्मा जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। सो इसका राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्न में से किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक है। विशिष्ट उष्मा किसके सबसे अधिक है 37 पे, तो जो आपका वाटर है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा, बालू, बर्फ रॉन्ग आंसर है। वाटर की विशिष्ट उष्मा होती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा 38 नंबर। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा। ठीक है, एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। पी वी बराबर एन आर टी आप सभी ने पढ़ा होगा, वही इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इससे हम मैनेज कर पाएंगे। आपको सिंपल सा पता होगा, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, टी इक्वल टू टाइम पीरियड 2π√L/G। ठीक है, आवर्तकाल के लिए फार्मूला होता है, जब आपका जी घटेगा टी बढ़ेगा, जब टी बढ़ेगा एल बढ़ेगा। ये चीज़ मैंने बताई थी। सेम पी वी इक्वल टू एन आर टी पे अप्लाई होती है। ताप के बढ़ने पर गैस का जो दाब होता है वो भी बढ़ेगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है संवहन से, विकिरण से, चालन से, या फिर इन सभी से। 39 का राइट आंसर क्या होगा, विकिरण से, रेडिएशन से। ठीक है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। किससे ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, आप आंसर नंबर बी क्लिक कर दोगे कि विकिरण से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ये ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। इन लिक्विड्स में हीट का सबसे अच्छा जो चालक है वो हमसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अपने को आंसर करना है पारा, पानी, ईथर और बेंजीन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। 40 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पारा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, किसका नियम है यह, किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है, बर्नौली का नियम है, न्यूटन का नियम है। तो ये किरचॉफ का नियम है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे उत्सर्जक व अच्छे अवशोषक होते हैं, ये किसका नियम है, ये है आपका किरचॉफ का नियम। सो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 42। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठंडा पानी, गर्म पानी, आश्रित पानी, समुद्र का पानी। 42। आई थिंक आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आश्रित पानी। क्या होगा, आश्रित पानी।
यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। और थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तब एक बार एग्जाम जाने से पहले रिवाइव कर लीजिएगा। तो जो DB सेक्शन के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आप उसमें अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि DB का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, आप अच्छा कर लोगे। जिनका भी वाई ग्रुप पे हल्का से भी कमांड होगा DB सेक्शन अच्छा कर पाओगे। बस थोड़ा सा GD का ही होता है, उसमें फिजिक्स का वही करा रहे। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में अधिक होती है, ठीक है ना, ठीक है। और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो धा 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 से आप रिलेट कर दोगे अनुदैर्ध्य, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि किस मतलब किस तरह की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिमल, डेसिमल नहीं डेसिबल, ठीक है। 44 नंबर, डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्वनि की इकाई होती है, वातावरण में ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। सो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45, वायु में ध्वनि का वेग, वायु जो है उसमें ध्वनि का वेग 45 नंबर पे क्या होता है? ताप के बढ़ने से घटता है, ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ताप के घटने से बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। देखो सिंपल से मैं बता देता हूँ, वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, ठीक है, उसका जो वेग होगा वो भी बढ़ेगा, जो उसका वेग होगा वो भी बढ़ेगा। तो कौन सा होगा? ताप के बढ़ने से बढ़ता है क्या उसका वेग? सो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए घटता है, ये बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल होती है 46 नंबर पर पूछे अपने से, तो 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? स्त्रियों की जो आवाज़ होती है पुरुषों के कंपेरिजन में भाई पतली होती है, ऐसा किस कारण से होता है? ये हमसे पूछा हुआ है। 47 नंबर, स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो पुरुषों से अधिक होता है 47 पे, ठीक है ना। स्त्रियों के ध्वनि का तारतम्य पुरुषों से कम होता है, नहीं, जो उनका फ्रीक्वेंसी हो जाए जो बोलती है ना, ध्वनि का तारतम्य तो पुरुषों से कम होता है, ऐसा होता ही नहीं, उनका ज़्यादा होता है। स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता की बात ही नहीं होगी, तो तीव्रता वाले दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, कम होता नहीं है ज़्यादा होता है। तो स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो जो होता है वो पुरुषों के कंपेरिजन में काफ़ी अधिक होता है, इसी वजह से उनकी आवाज़ जो होती है पतली होती है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? जो सुनी जा सकती है, ठीक है, जो सुनी जा सकती है उनके बारे में, ठीक है। श्रव्य और पराश्रव्य अपशब्द आप सभी ने तीनों के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे श्रव्य के बारे में हमसे पूछा गया है। तो श्रव्य वाली कितनी होती हैं? 20,000 से ऊपर वाली तो आप चमगादड़ सांप सुन पाते हैं, ठीक है, उन्हें पराश्रव्य बोला, लेकिन हम श्रव्य की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। सो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती हैं हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, कल ही मैंने आपको बताया था हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अभी मैंने धा बताया था, धा ध्वनि अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक बात आप सभी को मैं शेयर कर देता हूँ, चलो 50 के बाद बताता हूँ। कितनी माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? मतलब कब तक नॉर्मल होती है और इससे ज़्यादा अगर है तो फिर वो शोर हो जाता है। 50, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 80 डेसिबल के ऊपर अगर जा रहा है तो फिर वो ध्वनि का शोर दिया जाता है कि हाँ ये 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा जा रहा है तो फिर ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ही है तो यहाँ पे तो फिर कोई भी कर सकता था, बट यहाँ पे एक लिमिट पे होता है, तो 80 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ, कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। आप सभी के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल है 15, और अभी तो टेस्ट बढ़ गए, आई थिंक 20-25 टेस्ट हो गए हैं। अभी आपका जो 6-7 दिन का समय जिसका जब भी एग्ज़ाम हो उसमें करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट जाने ऑनलाइन बाई करने हैं, और उसका आपको 150-160 रुपीज़ में 170 रुपीज़ में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 20-25। जो ऑफलाइन जितने प्राइस में बाई करते हो उसी प्राइस में ऑनलाइन मिल जाएंगे। इस कोड का यूज कर लोगे तब इतने प्राइस में मिलेंगे। उसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस करो, देखो आपका मॉक में अगर स्कोर कम हो रहा है तो उन टॉपिक्स पर अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को पढ़ो और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाओगे तो डेफिनेटली आपको उस टाइप के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो आप अच्छा कर पाओगे। और दूसरा नंबर, टाइम मैनेज करना, टाइम मैनेज करना भाई। अगर पेपर क्लियर करना होगा ना आपको, तो सबसे अच्छी ट्रिक क्या होगी, जो आपका 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर जाएगा। सबसे बड़ा यही टास्क होगा। क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होगा।
30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बनाए रखना है। फिर भी ना समझ में आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में आज करना, मैं आपको बताऊँगा। बाकी इस कोड का यूज कर लेना ऑनलाइन D50 का, तो इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का। 170 रुपीज़ में आपको 20 to 25 टेस्ट ऑफलाइन नहीं मिलते यार इतने में, जब आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से मंगाओगे, ठीक है। तो लगाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहीं पर जाना, परीक्षा भी इंस्टॉल करना, टेस्ट सेक्शन में जाना और भाई का लेना। बाकी ना समझ में आए तो जरूर आज करना, ठीक है। 51 नंबर, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, ठीक है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52, सोनार, सोनार आपने सुना होगा, अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके कारण? मतलब समुद्र वगैरह में इसका यूज किया जाता है। मान लो समुद्र में कोई वस्तु खो गई है तो उसका पता लगाने के लिए नाविकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंगे होती हैं किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, अनुरणन। क्या होगा राइट आंसर 53 का? कमेंट में बताओ, ए, बी, सी और डी में से क्या होगा? 53 नंबर आपसे आस्क किया, याद रखना। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है 54 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुनाद जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अनुनाद। तो रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। आगे बढ़ते हैं, रडार की कार्य प्रणाली निम्न से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो रडार है इसकी कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? 55 नंबर पे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका, रुको एक सेकंड गाइस, 54, हाँ सही था। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? 55 नंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेडियो तरंगों के परावर्तन पे, रेडियो तरंगों के परावर्तन पे रडार की कार्यप्रणाली में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए, ये आएगा आपके, इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा। जीडी का जो पेपर, डीबी का जो पेपर, मतलब जीडी वाले जो भी दोगे आपको डीबी वाले सेक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। भाई देखना, इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करूंगा, जिसका मन हो इसका वो निकालो स्क्रीनशॉट। मतलब आता है जरूर, मोस्टली लास्ट के 2 टाइम्स में देख रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन पक्का आता है आपका, ठीक है। दर्पण से, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग काम में लाया जाता है? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी भी है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अपोजिट कर दो जाके, ठीक है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण, डॉक्टर के द्वारा मतलब गले नाक की जांच करने के लिए, ठीक है, उनके लिए भी इसका यूज करते हैं अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। लेकिन इसके लिए मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अपने से पूछा है, किसका वेग पूछा है? प्रकाश का वेग 60 नंबर पे। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? निर्वात में, पानी में, या फिर कांच में, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो वेग होता है मैक्सिमम जो होता है वो हमसे यहाँ पे पूछा है, तो वैक्यूम में, किसमें? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग 61 नंबर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की है? लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है मतलब अनदैर्ध्य है, ठीक है, कि ट्रांसवर्स है, ठीक है, कि अनुप्रस्थ है, कि अनदैर्ध्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश तरंगें जो होती हैं आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं और साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी होती हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश तरंगें आपकी अनदैर्ध्य तरंगें नहीं होती हैं। प्रकाश ध्वनि तरंगें अनदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लेकिन अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंगें आपकी होती हैं कौन? प्रकाश तरंगें। सो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट 62, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति होती है। 62 नंबर, माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ साथ, जब माध्यम है कोई, ठीक है, कोई एक माध्यम है, ठीक है, इसमें तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 53 पूछा था, 62 पूछते हैं आपसे,
63 पूछा था, 62 पूछ दिया है। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट में आज कीजिएगा, मैं आपको जस्ट रिप्लाई करता हूँ। मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट रिप्लाई कर दूंगा। प्रकाश की गति क्या होती है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये बात सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 63 का क्या हो जाएगा? 63 का सी। 64 नंबर, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है। सिंपल सी बात आप सभी को पता होगा, रेगिस्तान में मतलब दूर पे दिखाई देता है कि यहाँ पे पानी है, जबकि रियल में वहाँ पे पानी नहीं होता। ये घटना हमसे पूछा है। 64 नंबर पे किस कारण से होता है? वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है, यही मेन उसके पीछे का रीजन है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर की ओर। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? विवर्तन के कारण। विवर्तन आप सभी जानते होंगे, ये मान लो कोई दीवार है, यहाँ पे अगर आप लाइट मारते हो तो ये इधर उधर प्रकाश भगता है, जो इसी को प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है। परावर्तन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया आपका परावर्तन। प्रकीर्णन आप सभी जानते होंगे। अपवर्तन के बारे में आपको पता है कि आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। 65 नंबर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण है। वायुमंडल में जो प्रकाश है फैलता है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? 66 नंबर, किससे फैलता है? तो धूल कणों के रूप में फैलता है। धूल कणों के रूप में प्रकाश फैलता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 66 का सी। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का पूर्णांक सबसे कम होता है? आपको वायलेट, मैंने आप सभी को बताया है, वायलेट VIOLATE वायलेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वायलेट मतलब बैगनी, विबग्योर VIBGYOR विबग्योर रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है। तभी आपने ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में देखा होगा रेड कलर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। बाकी इसके अपोजिट काम हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे जैसे पूछा है कि किस रंग के प्रकाश का पूर्णांक सबसे कम होता है, तो वो लाल रंग का, ठीक है। क्योंकि अपूर्णांक पूछा है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? विबग्योर के अकॉर्डिंग वायलेट का, मतलब बैगनी का। सबसे ज़्यादा पूछा जाता तो बैगनी का, सबसे कम पूछा गया तो लाल का। लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच है जो अधिक गर्म करोगे 68 नंबर पर तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरा दिखाई देगा। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 70 नंबर। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, प्रकाश के विसरण से। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसा होता है? अपवर्तन तथा परावर्तन से। मैंने बताया ना, विबग्योर वाले सारे के सारे कलर यहाँ पे मैटर करते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 71 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना, तो भाई n/2 हो जाएगा, तो 1.5/2 मतलब 0.75 मीटर यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब इतना मीटर लंबा व्यक्ति है, उसे अपना प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 0.75 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.75 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 72 नंबर की ओर। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिकी यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए किस प्रकाशिकी यंत्र का अध्ययन किया जाता है, का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था निकटदर्शी दोस्त। देखो, निकट के लिए हम अवतल का यूज करते हैं और दूर के लिए हम उत्तल का यूज करते हैं, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 73 का लेंस का यूज करते हैं, दर्पण का नहीं। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। निकट के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है निवारण के लिए। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन अपन कर रहे थे, पहले हमने क्वेश्चन किससे किए? ध्वनि से, साउंड से जितने क्वेश्चन बन सकते थे एक इंपॉर्टेंट टाइप के, फिर हमने लाइट से कुछ क्वेश्चन किए, अब फिर से हम आ गए मैग्नेटिक वाली लाइन में। तड़ित चालक बनाए जाते हैं। 3 सेशन करूंगा, लगभग 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक करा दिया था कल, आज एक दूसरा हो जाएगा और कल एक तीसरा और काम खत्म। कल मैं करूँगा कोशिश की एक केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँ।
तड़ित चालक बनाए जाते हैं 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबे के। तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं तांबे के, कॉपर के। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। हीटर का जो तार होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, 76 नंबर। पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है, चांदी, तांबा, सोना या अप्रैक्स। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। अभी चांदी तो लगाएंगे तो चोरी हो जाती है। अगला, फ्यूज तार की विशेषता होती है। जो फ्यूज तार होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, 77 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो उच्च इनकी प्रतिरोधकता होती है, उच्च होते हैं, उनका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस तथा लो मेल्टिंग पॉइंट। तो देख लेते हैं, फ्यूज तार जो होते हैं ना, रेजिस्टेंस जो होता है उनका ज़्यादा होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक नहीं होगा, निम्न प्रतिरोध होगा ही नहीं। उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक, ये सी नंबर बिल्कुल राइट होगा, निम्न प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है वो मैक्स होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, बिजली के फ्यूज का तार 78 का, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। टिन और शीशे की मिश्र धातु का, टिन और शीशे की मिश्र धातु का। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। बिजली की फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु से। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है 79 नंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये मैंने कल भी बताया था, H2SO4, H2SO4, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जो भी नहीं जुड़ो जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारी के सारे अपडेट्स और पीडीएफ फाइल आपको मिलती रहती है। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट्स में जरूर आस्क कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो कॉमेंट में शेयर करो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।